के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम तो है गौरव, पर ये हैं बड़े परेशान। अब जरा हम लोग मिल करके ये देखते हैं कि कैसे ये चीजें जीवन में काम करती हैं और कैसे ये काम करती हैं और कैसे ये काम करते हैं। व्यापार में सफलता मिलेगी क्या? व्यापार के लिए धन यहाँ है लगा ग्रहण। व्यापार के लिए बुद्धि भी है, हालांकि थोड़ा कम है, क्योंकि बुद्धि और या फिर यहाँ पंचम स्थान में गुरु अकेले ये ठीक नहीं होते। नवमांश कुंडली में भी राहु के साथ बैठे हैं, ये थोड़े कमजोर, इस वजह से यहाँ पे भी गुरु बाहर जा रहे हैं, थोड़े कमजोर हैं। लेकिन वो इस भाव में जहाँ पे बैठे हैं गुरु, वहां पे भी उसी भाव में बैठे हैं तो थोड़ी अच्छी है। आप बाहर निकलिए, क्योंकि लग्न के अधिपति शनि और पंचम के अधिपति बुध विदेश भाव में जा रहे हैं, आपको बाहर निकलना चाहिए। ये तो सवाल है, पर ये तो सवाल मैंने एक सवाल को अभी इनकी कुंडली में मैं आपको इनकी कुंडली का पंचांग आपको दर्शन कराता हूं। मतलब इनकी जो पंचांगीय स्थिति है वो है, ये जन्मे 1988 के मार्गशीर्ष माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति थोड़ा गर्वीला होता है और दूसरों की बात नहीं सुनता। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण जीवन में समस्या भी बनी रहेगी और चुनौतियां भी मिलती रहती हैं। आप अपने आप को जितना ज्यादा हो सके वेल स्टैब्लिश करने के लिए जितना ज्यादा हो सके परमात्मा की शरणागति धारण करिए। हमेशा ही मेरी तरफ परमात्मा का नाम स्मरण करते रहिए। क्या? हाँ, ऐसा। हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति प्रेमी है, प्रेम से कुछ भी कहेंगे तो वो उसको मान जाता है और अच्छा होता है। प्रेमी किस्म का होता है, स्वभाव उसका बड़ा ही मुद्रू होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो उसमें आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं। श्रीमान हेमंत जी मेरे सामने आइए, बिल्कुल आपकी बारी है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक होते हैं, और जब चंद्रमा पापक हो जाते हैं तो जीवन में कष्ट हो जाता है। अब आपको क्या क्या ठीक करना होगा? आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा अपने दिमाग में विचार नहीं लाने होंगे, मतलब प्राणायाम और योगाभ्यास करना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अगर हो सके तो भगवत गीता की शरणागति धारण करिए, या फिर भागवत महापुराण का पठन पाठन शामिल कर लीजिए, या दुर्गा सप्तशती। हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण दूसरों से नयन वगैरह मिलाने से आपकी तो स्थिति नहीं है। 1988 के हैं आप, विवाह तो हो चुके, 88 के हैं, 98 के नहीं। तो शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जो हैं वो पापक होते हैं, इस वजह से आय और व्यय या जीवन में प्राप्त करना और बिछोड़ना दोनों रहेगा। मतलब व्यक्ति यहाँ पे इमोशनल भी हो जाएगा, मन पे कंट्रोल भी कम रहे, धन आने की आवक भी कभी कभी प्रभावित होती है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी 10 कभी 5 कभी 2, ऐसी स्थिति बनेगी। मतलब आप इसको बदल नहीं सकते। अगर इसको ठीक करना है तो शिव जी की शरणागति भी धारण करनी होगी। आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। अब धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण ये मंगल का नक्षत्र हर्षण योग, कौलवकरण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण का होगा ये प्रभाव। तो शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण ये कुंडली आपसे मेहनत मांगती है, लब लगाना पड़ेगा। मतलब ये है कि आप लोग यहीं हो या कहीं दूसरी जगह पे मत जाना, मुझे ही देखते रहिए। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में तामसिक तत्वों की प्रवृत्ति ज्यादा है, मतलब तमस तत्व की प्रधानता ज्यादा है, क्योंकि अब उसके पास प्रभाव आ जाएगा दिखाने का, शो ऑफ करने का, अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बनाने का, या बहुत ज्यादा सोच लेने का। जीवन में ऐसी स्थिति बनती है। राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में जल्दबाजी रहेगी, किसी भी चीज को पाने की आतुरता, और कंडीशन सप्लाई नहीं करता या कंडीशन पे काम नहीं करता, अपने हिसाब से काम करता है, एकोमोडेशन नहीं होता, बदलाव नहीं करता। होता है ना, जैसे चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको ये दौर थोड़ा बुरा है तो इसको सह लेते हैं, ऐसा वाला भाव नहीं होता है। उसमें भी वो उतनी ही प्रगति करना चाहता है जितना सामान्य दिनों में करना चाहता है। मतलब ये इसको थोड़ा ठीक करना होगा, आपको ये बात याद रखनी होगी। पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि आप उत्तरायण के नहीं हैं तो बुरे हैं, दक्षिणायन में जन्मे इस वजह से। तो अच्छी बात यह हो सकती है कि आपके पास आपका पराक्रम है, क्योंकि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण आप बलिष्ठ हो सकते हैं, पराक्रमी हो सकते हैं। जीवन में पराक्रम के प्रभाव विकसित होते दिख रहा हूं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में कमजोरीपन की स्थिति में शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा ठीक नहीं होते। साथ ही साथ जन्म जो हुआ है वो मार्गशीर्ष का है, तो आपका बेसिक नेचर जो है वो थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, मतलब उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। प्राण है शरीर में तो प्रतिष्ठा भी बना करके रखने की आवश्यकता है, वो है आपकी कुंडली। अब यहां से अब फिर से वापस मैं मकर लग्न पे आ गया। जो सुबह का कार्यक्रम मकर लग्न के लिए ही बना रहा हूं मैं। निखिल जी आज भी बोल रहे थे, फिर से सभी लोग बोलेंगे मकर लग्न।
कोई बात नहीं है। लग्न में इस मकर लग्न वालों के लिए 8 अंक बड़ा अच्छा होता है। पश्चिम दिशा बड़ी अच्छी होती है और कन्या राशि और वृषभ राशि अच्छी होती है। मकर लग्न के लिए चंद्रमा और सूर्य कमजोर होते हैं। बुध कई बार अनिष्ट नहीं होते लेकिन अच्छे होते हैं, परिणाम अच्छे देते हैं। इस कुंडली के लिए अच्छे होंगे। मंगल इस कुंडली के लिए पापक ग्रह के रूप में परिणाम करेंगे। गुरु इस कुंडली में अच्छे नहीं होते, तो गुरु अच्छे नहीं होते। चंद्रमा, सूर्य, बुध ठीक हैं, बुध ठीक हैं। बुध इस कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे होते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब इन दोनों की ग्रहों की स्थितियां अच्छी होती हैं। पर धनेश होने के कारण कई बार, और द्वितीय भाव मारक भाव होता है, अगर द्वितीय भाव की स्थिति अच्छी नहीं रही तो शनि भी कई बार परिणाम कमजोर करने लगते हैं। इस वजह से लग्नेश भी प्रभावित हो जाता है। ये मकर लग्न। अब एक बात और भी मैंने देखी है कि मकर लग्न वाले थोड़े ज्यादा परेशान भी होते हैं। और एक बात और भी मैंने देखी है कि मकर लग्न वालों के लिए शनि और मंगल का जब संबंध न बने, जैसे देखिए शनि मंगल का कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति थोड़ी कुंडली को प्रभावित और परेशान ज्यादा कर देती है। लग्नेश 12 में बैठे, धनेश 12 में बैठ गए। ये बात है कि 12वें के अधिपति के साथ नहीं बैठे हैं, वहां पे जन्म कुंडली में 9वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। यानी कि व्यक्ति का भाग्य कहां दिख रहा है? 12 में। और वहां के अधिपति गुरु जो है वो पंचम में आकर के व्यक्ति के भाग्य को कमजोर करने का, या व्यक्ति के यश को, व्यक्ति के कीर्ति को, व्यक्ति के सम्मान को, अकेले बैठे ना, इस कारण से वो कमजोर हो जाता। अब गुरु को किसने देखा है? गुरु को सूर्य और शुक्र ने देखा है। तो पंचम के अधिपति ने पंचम के कारक को देखा है। पंचम भाव में कारक गुरु होते हैं। लग्न में, धन में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, दशम में, एकादशवें में गुरु कारक होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पंचम के कारक ने पंचम को देखा। तो कौन देखा? तो पंचम के अधिपति जो कि शुक्र होते हैं, इस कुंडली के लिए कारक होते हैं। यानी कि ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के पास बुद्धिमानी है, व्यक्ति अनुभवी भी है और व्यक्ति के पास यश भी है, उसको मिल जाएंगी चीजें। अभी जन्म कुंडली में गुरु की दशा चल रही है जो कि अच्छी नहीं होती, पर इसके बाद अब आपकी कुंडली में एक अच्छा वक्त आ रहा है शनि की दशा का, जो आपके जीवन में 2025 से तो आ रही है शनि की दशा। अगर हो सके तो बाहर निकलने का काम करिए, बाहर जाकर के कोई काम करना चाहिए। व्यापार आपकी कुंडली में गुरु है, शनि जो है वो धनु राशि के बैठे हैं। विदेश जाकर के अगर कोई काम करना हो, शनि यहाँ पे लग्न में आ रहे हैं, शनि यहाँ भी लग्न में आ रहे हैं, आपको बाहर ही जाना चाहिए। और ये शनि की दशा आपकी कुंडली में आपको फिर से स्थापित करने के लिए मजबूती से काम करेगी, क्योंकि उस शनि के ऊपर गौर करिए, पीछे शुक्र बैठे हैं और उस शनि के ऊपर केतु की दृष्टि है जो सिंह राशि के बैठे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं बैठे हैं, लेकिन शनि जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति त्रिकोण में बैठा है, तो थोड़ा सा बल रहेगा जरूर, क्योंकि वो अच्छे भाव में बैठे हैं। दूसरी बात कि इस वजह से भी समस्या कई बार बन जाती है जीवन में, कष्ट की स्थिति, क्योंकि त्रिक भाव के अधिपति पंचम में बैठ रहे हैं। तो छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति कहीं बैठते हो तो उस भाव को नष्ट कर देते हैं, और अकेले तो गुरु व्यक्ति को संतति से कष्ट देते हैं। तो संतान से आपको अपना संबंध बड़ा ही सोच समझ करके निर्धारित करना होगा। उसके साथ कई बार एक ही तरीके का संतति कई बार हो जाता है, हालांकि कई बार कुंडली में निर्भर करती है ये बात, लेकिन अधिकांश कुंडलियों में ये बात देखी जाती है कि पंचम में जब गुरु होते हैं तो व्यक्ति को 2 तरीके का कष्ट देते हैं। एक, संतति से बनती नहीं है, और दूसरा, संतति एक ही तरीके की हो, जैसे वो अकेलेपन से हो, जैसे एक तरीके का, यानी कि या तो संतति में लड़का हो या तो खाली लड़की, ऐसी स्थिति बनती है। या पंचम में शुद्ध से कष्ट होता है, या ज्ञान पक्ष कमजोर होता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, प्रभाव कमजोर हो जाती है। यहां पे अगर गुरु की बात करते हैं तो यहां राहु के साथ है, इस वजह से भी कष्ट, यहां पे दिक्कत हो जाती है। यहां पे गुरु जो है वो 12वें में, लेकिन वर्गोत्तम हो रहे हैं 2 भावों में, इस वजह से कम उनके पास 12 बाहर जो जाने वाली बात है वो बड़ी अच्छी बन रही है। मतलब उसमें कोई समस्या इस कुंडली में नहीं है। समझ में आ रही होंगी चीजें। लग्न और धन के अधिपति होकर के शनि जन्म कुंडली में 12वें हैं। आपको धन बाहर मिलेगा और धन बचेगा भी कम। इन्होंने लिखा भी है कि धन बचता बड़ा कम है। जैसे इनके सवाल अगर मैं पढ़ के बताऊं आपको, तो इन्होंने लिखा है कि व्यापार में सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली में शनि जो है वो व्यापार करा सकते हैं, पर अगर अभी नौकरी कर रहे हैं तो अभी नौकरी कर लीजिए, शनि की दशा में व्यापार कर लीजिएगा। कौन सा व्यापार सूट करेगा, इसके लिए आपको मुझसे फोन पे बात करनी होगी, क्योंकि उस पर डिस्कशन की आवश्यकता है। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और दशम भाव के अधिपति शुक्र की अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली के आधार पर आप गुरु से संबंधित भी व्यापार कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो मकर लग्न के लिए शुक्र का व्यापार भी बनता है, क्योंकि दशम भाव के अधिपति जो शुक्र हैं वो अनुराधा विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं। तो गुरु से संबंधित भी व्यापार किया जा सकता है और साथ ही साथ शुक्र से संबंधित भी व्यापार किया जा सकता है।
अगर शनि की दशा आ रही है तो शनि से संबंधित भी व्यापार किया जा सकता है। इसका मतलब 3 चीजें आपकी कुंडली में व्यापार के दृष्टिकोण से बनती है। या तो आप खाने पीने का सामान, ब्रेड बेकरी, स्कूल ड्रेस, स्कूल से संबंधित सामान, पाठ्यक्रम वगैरह, शुक्र से संबंधित कपड़े आदि होते हैं, सौंदर्य और प्रसाधन की सामग्री होती है, वहां भी पशुओं का कारोबार होता है। शनि से संबंधित भी पशुओं का कारोबार होता है, लोहे का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, कंस्ट्रक्शन आदि का काम। लेकिन शनि के साथ अगर मंगल भी मजबूत हो तो बड़ा अच्छा होता है। ये दोनों जो है वो आपकी कुंडली में, मंगल भी मित्र की राशि में बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि आप बिल्डिंग मटेरियल का भी काम कर सकते हैं, फर्नीचर का भी काम आपकी कुंडली में बनेगा। अगर मैं देख रहा हूं तो सूर्य मित्र की राशि में बैठे हैं, इस वजह से इस कुंडली में योगों में देखिए अगर, तो 1 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति बातूनी हो जाता है, पेट में बात पचा नहीं पाता है। सेवक और संसाधन की कमी नहीं होती, पर व्यक्ति साधना संपन्न नहीं हो पाता है। साधना संपन्न बनने की आवश्यकता है, साधन संपन्न नहीं। अष्टम में केतु, ये भयाक्रांत करते हैं, कई बार गुदा रोग देते हैं, कष्ट देते हैं, पेट की समस्या देते हैं। व्यक्ति को कई बार ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कुछ पता ही ना चले, कई बार ऐसी स्थिति होती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु का ग्रहण यहां पे लगा नहीं है, बड़ी 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 अच्छी बात है। तो वाणी को कमजोर मत करिएगा, धन को दूसरों के ऊपर व्यय करने से पहले सोच लीजिएगा, किसी को देने से पहले विचार कर लीजिएगा। गुरु की दशा बीत रही है, अपने जीवन में जितना ज्यादा हो सके अपने आप को श्रेष्ठ और गंभीर बनाने का प्रयास करिएगा। धर्म और अध्यात्म के पीछे भागने का प्रयास करिएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मत होइएगा और आध्यात्मिक चिंतन की तरफ अपना विश्वास ज्यादा करिएगा। ये शनि की दशा के लिए बोल रहा हूं। हनुमान चालीसा का पाठ, आपकी कुंडली में राशि कुंभ की है, 7.5 है, लेकिन चूंकि इस कुंडली के लिए शनि अच्छे होते हैं, वो खराब नहीं है, पर फिर भी मानसिक व्यय की स्थिति न हो, इस वजह से सरसों तेल का दीपक बजरंगबली को जरूर अर्पित करना चाहिए, उन्हें जलाते रहना चाहिए। और अगर हो सके तो शनि की दशा है, लाजवर्त भी धारण कर सकते हैं। शनि राहु केतु प्रत्यर्थ है, धारे तो लाजवर्त बांध सकते हैं। शुक्र और सूर्य यहां बैठे हैं, मैं यहां पे था, अब यहां पे आया, क्योंकि धन भाव को जब देखेंगे तो लाभ को भी देखेंगे। लाभ भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हैं। अब यहां पे व्यक्ति जो है वो संपूर्ण चीज प्राप्त करने के पीछे भागे, यश पाने के पीछे भागे, तो आपकी कुंडली में उसकी स्थिति है, क्योंकि इस भाव के अधिपति इस भाव से पंचमस्त जाकर के बैठे हैं, तो इस भाव को बल मिलेगा। और यहां जहां वो ग्रह बैठा है मंगल, वो शुक्र की उच्च राशि है, जहां से 9वें भाव में शुक्र बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि अष्टम के अधिपति हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, तो शुक्र दशम के अधिपति और सूर्य अष्टम के अधिपति। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी बाधाएं भी आ सकती हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, और व्यापार तो होता ही है। यहां पे शनि लग्न में बैठे हैं, यहां भी शनि 9 नंबर में, यहां भी शनि लग्न में 3 नंबर में, यहां शनि केंद्र में, पर कर्म क्षेत्र के लिए वो व्ययात्मक हो जाते हैं। अब बाहर निकल करके काम करें तो ज्यादा बढ़िया है। बुद्ध व्यापार के कारक, शनि व्यापार में स्टेबिलिटी, और धन भाव में उच्च के सूर्य, मंगल आपको पराक्रमी, और शुक्र का यहां पे बैठना यश दे। कर्म कुंडली बहुत अच्छी बन रही है, उसमें कमजोरी नहीं है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति जो बनते हैं बुद्ध, वो लाभ में बैठे हैं, केतु यहां बैठे हैं, राहु यहां पे लगता है शनि निखिल जी छोड़ दिए हैं, यहां राहु है। ये बात, इसका मतलब है कि यहां पे व्यक्ति अगर बाहर का काम घर पे लाएगा तो घर में कलह मचेगी। अब चौकी का काम चौके में मत लाओ, अगर ऐसा हो सके तो उसको अवॉइड करने का प्रयास करिएगा, बाहर रखिए। गुरु चंद्रमा आपको बाहर जाना बहुत बढ़िया रहेगा, पश्चिम दिशा की तरफ बाहर निकलिए। राशियां मैंने बताई, आपके लिए शनिवार का दिन अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। अगर पाठ कर नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। सूर्य को कनेर की पुष्प की माला अर्पित करिए। रविवार के दिन सूर्य को घी का दीपक, या प्रत्येक दिन भी सूर्य को घी का दीपक दिखाइए। किसी विष्णु जी के मंदिर में या ठाकुर जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में जाकर के उसको धोने का काम करिए। आपकी कुंडली में गुरु राहु के साथ है, और तांबे का एक नाग अगर हो सके तो किसी शिव मंदिर में जाकर के अर्पित कर दीजिए, उससे भी बल बढ़ता है। क्लियर है? धन भाव के बारे में चर्चा कर रहा था, इसके बारे में चर्चा कर दी। व्यापार के लिए सप्तम स्थान के अधिपति, व्यापार भाव ये है, व्यापार भाव के सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा जा रहे हैं द्वितीय भाव में। अब एक सूत्र होता है ज्योतिष का कि द्वितीय भाव के अधिपति अगर सप्तम में बैठे हों, या सप्तम के अधिपति अगर द्वितीय में बैठे हों, सप्तम के अधिपति चंद्रमा कर्क राशि, इसके अधिपति चंद्रमा द्वितीय भाव में स्वग्रही राहु के साथ बैठे हैं, उस भाव के अधिपति 12 में, लेकिन उस भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से,
घूम करके धन जरूर आ जाए। व्यक्ति गंभीर होता है पर बोलने में कई बार देर कर देता है, या फिर जो चीज सही तरीके से इंटरप्रेट करनी चाहिए उसको कई बार गलत समझ लेता है। सामने वाला आपको सही समझाना चाहता है पर कई बार आपकी बुद्धि हरी हो जाती है या हरी हो गई होती है, इस वजह से उसका हरण हो जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो ये ना हो। सूर्य और शुक्र का एक साथ बैठना आपको भ्रमित कर सकता है, आध्यात्मिक और सांसारिक दृष्टिकोण को सही तरीके से विकसित होने नहीं देता है। दोनों में से किसी एक चीज को नहीं चुनना है, पर दोनों में से बैलेंस जरूर बना करके चलना है। पुत्र के साथ आपको हमेशा ही एक बेहतर संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। दशम भाव में शुक्र की राशि बनी है, जितना ज्यादा हो सके उससे प्रेमात्मक संबंध रखिएगा। लाभ भाव में सूर्य का बैठना, गुरु की दृष्टि उस पर जा रही है जो विदेश भाव के अधिपति हैं। आपके आत्मबल में वो कमजोरी कर सकते हैं और आपके गंभीरता में वो कमजोरी कर सकते हैं। इस वजह से जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शांत रखिए। यहां से एक्टिव कम रहिए शारीरिक रूप से। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपका दिमाग चलते रहना चाहिए, शरीर को स्थिर करिए, उसकी ऊर्जा का क्षय ना करिए। जितना ज्यादा हो सके अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू करिए। 1988 के हैं इस पे, मैंने ग्रंथ में ये बात पढ़ी है पुस्तक में कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो अपनी पत्नी के साथ बहन के जैसा व्यवहार करते थे। इस वजह से हमें एक अवस्था में आने के बाद अपनी पत्नी के साथ भाई बहन का व्यवहार रख लेना चाहिए, या वो हो ही जाते हैं। तो अगर ये रहे तो अच्छी बात है। धीरे धीरे आपको अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पालन, अपने इन्होंने लिखा है घुटने में दर्द है, हड्डियों का दर्द है। जितना ज्यादा वीर्य का क्षय होता है, आजकल के बच्चे क्यों ज्यादा परेशान हैं, परेशान क्यों रहते हैं पता हूं? उसका सीधा सा कारण है कि आप ब्रह्मचर्य व्रती नहीं है। आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। वीर्य का संरक्षण करता जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके पास बहुत जल्दी ही अवस्था में दिमाग खुल जाए, उसकी बुद्धि विकसित हो, उसकी गंभीरता बढ़ जाए, उसके वाणी का प्रभाव बढ़ जाए, लक्ष्मी की हानि ना हो, लक्ष्मी और बुद्धि का हानि ना हो, और साथ ही साथ लक्ष्मी संपत्ति से युक्त होता है। जितना ज्यादा आप वीर्य का क्षय ना करें, जितना ज्यादा उसका संरक्षण करें, क्योंकि वही हमारे शरीर और हमारे बुद्धि को संरक्षित करता है। अप्लाई पावर है वो। अगर जिस तरीके से फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, भौतिकी शास्त्र में न्यूमेरिकल बनते हैं, गणित बनता है ना उसका, तो वहां पे जो अप्लाई करना होता है वो वीर्य की वहां पे मजबूती होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना ज्यादा हो सके, हमारा भारत आज जो है वो कमजोर क्यों है, वो बटा हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोगों में वीर्य के हानि करने की, और विदेश वाले और भी ज्यादा वो भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि उनके पास कामुकता अधिक है। हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो वीर्य के संचयन पे काम करना चाहते थे और वास्तव में उन्होंने किया था। तभी तो हमारी शक्ति जो है वो वीर्य यहाँ कमर के क्षेत्र में निवास करता है, और उसको ऊपर उठाने की स्थिति में हमें जाना चाहिए। तो जितना ज्यादा हो सके हमें इससे ऊपर यहाँ लाना है और अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, मनीषी बनाना है, मजबूत बुद्धि का बनाना है। तो अपनी पत्नी से थोड़े दूरी में रहिए, उसके साथ भाईचारे वाला, भाई बहन का संबंध रखिए। अब आइए, आपको यहां तक तो मैंने बताया कि अगर स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है तो ब्रह्मचर्य व्रती बनना ही होगा। उसके बाद इन्होंने और भी सवाल लिखा है, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस 2000 अक्टूबर 19 में ही बंद हो चुका है, अभी संघर्ष बहुत है, हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि नींद ना आना। चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण में है, इस वजह से कई बार यह स्थिति बनती है। और अष्टम भाव में केतु राहु का प्रभाव भी कई बार अनिद्रा की समस्या या देर तक जागने की प्रवृत्ति, ये तो मुझे भी है, झेलता हूं मैं भी, आप भी झेलिए। पर इसको ठीक करने के लिए अपने आप को जितना ज्यादा हो सके सुबह जगाने का प्रयास करिए। सुबह जग जाइए जितना ज्यादा हो सके जल्दी, ताकि समय पे आपको नींद आ जाए। अगर दिन में सोना हो तो भले 1 घंटे सो लीजिए, पर दिन में तो नहीं सोना चाहिए, ठंड में नहीं सोना चाहिए, गर्मी में सोना चाहिए। तो दिन में मत सोइए, पर रात्रि में जितनी जल्दी हो सके जगने का मतलब 2 बजे जग जाइए, 3 बजे जग जाइए। जब सोना हो उस समय जग जाइए, जब आप सोते हैं उस समय जगने का प्रयास करिए। तुरंत तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी बात। पर यह बात यहां ग्रहण के कारण हो रही है। बैठे हैं फिर भी वो थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा भी आपका पक्ष बल से कमजोर था, इस कारण से यह बात बनती है। कमर में दर्द, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता हूं। एक बात बताता हूं ऐसी स्थिति क्यों होती है। एक तो यहां, और दूसरा बुध 12 में, गुरु और बुध षडाष्टक में। गुरु के ऊपर जो है वो जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इस कुंडली का कारक ग्रह देख रहा है तो वो ठीक है, अनुभव है। ऐसा नहीं है कि आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। कई बार कुंडलियां कई तरीके से कमजोर होती हैं, जैसे केंद्र में, केंद्र का खाली होना, केंद्र के पास बल नहीं होना, लग्नेश के पास कोई अतिरिक्त बल का ना होना, तो ये स्थिति बनती है। ऊपर से एक पापग्रह केतु देख लिए,
तो ये सारी चीजें भी होती हैं आपके पास अगर आत्मबल विकसित कर। लेकिन आपने जितनी भी समस्याएं मुझे गिनाई हैं, इसमें से मैं एक बात कहूं, जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, नींद का ना आना, कमर में दर्द, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता हूं, अनजाना सा डर लगा रहता है, लाइफ में कोई ना कोई बाधा आती रहती है, क्या इन बाधाओं से छुटकारा मिल पाएगा? तो ये जो समस्या आपने जितनी भी चीजें लिखी हैं, मुझे उसका एक निदान दिखता है, ब्रह्मचर्य व्रत। महीने में एक बार अगर हो सके तो रोहिणी नक्षत्र के दिन अपने पत्नी से संपर्क करिए, मतलब संसर्ग करना चाहिए, बाकी के नक्षत्रों में रुकना चाहिए नहीं। ये बात सही है, मैं खुले तौर पे ये बात करता हूं। रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो संबंध बनाने के लिए सबसे श्रेष्ठतम नक्षत्रों में से एक होता है, ये बात है। तो आपको ये चीज अब पता करनी होगी। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से दूर रहना चाहिए। आपकी कुंडली में सबसे पहले तो यहां ग्रहण दोष है, पर वो दिख नहीं रहा, दिख रहा है पर वो है नहीं। लेकिन चंद्रमा के पास बल कम है। अगर चंद्रमा पक्ष बल से हीन हो और एकादशवें भाव में सूर्य और शुक्र का प्रभाव हो, तो ये तो स्थिति ठीक बन रही है। यहां के अधिपति जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं। आप एक सामान्य आय लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको हो सकता है नुकसान भी होगा, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ है और गुरु की दृष्टि है। वो ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके शुद्ध इनकम खाइए। तो सामान्य आय, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अष्टम भाव में भी केतु का प्रभाव है, ये बात भी दिखती है। फिलहाल 1 या 2 साल से मेरे माता पिता से बहुत अनबन रहती है, क्या परिवार से दूर जाना पड़ेगा? हाँ, मैं तो कब से बोल रहा हूं, मेरी बात ही आप नहीं मानते। बिल्कुल जाइए, बाहर निकलिए, पश्चिम दिशा, विदेश चले जाइए। आप तो मुंबई के हैं, मुंबई से पश्चिम तो समुद्र है, आप बाहर निकलिए, इसका मतलब समुद्र पार, दूर देश की यात्रा करिए। एक बात बताता हूं, ये समस्या आई क्यों कि आपके जीवन में जो है वो माता पिता से झगड़े की बात, पहले ये देखते हैं। तो उसके लिए आपको D12 चार्ट पे आना होगा, और वस्तुतः अगर वहां देखते हैं तो पिता का सुख जन्म कुंडली में है, माता से कभी कभी अनबन हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो मैं समझता हूं कि माता और पिता दोनों की आयु बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे हैं वो, पर हो सकता है कि आपके ऊपर से समस्या है, क्योंकि आपकी कुंडली में यह समस्या आपके माता पिता की नहीं है, आपके बुरे वक्त का है। क्योंकि गुरु इस कुंडली में 12वें के अधिपति होकर के प्रेम आपको ही, आपके ही प्रेम में कमजोरी है। माता पिता का प्रेम कभी कमजोर नहीं है इस कुंडली में, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति भी जन्म कुंडली में पीछे हैं। इस वजह से भी ये एक इसका कारण है, चंद्रमा ग्रहण पे है, इस वजह से ये कारण बनता है। लेकिन यहां पे भी बात बनती है कि प्रेम जो है वो व्यक्ति के पास भी तो नहीं है, आप भी तो नहीं देते, आप भी तो नहीं देते। हालांकि शुक्र यहां पे देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, आप नैतिक तत्वों से कमजोर व्यक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि माता पिता का फोकस किसी अन्य संतति पे ज्यादा हो, आप पे थोड़ा कम हो। तो हो ये बात, इसके लिए ये बात हो सकती है कि आपकी कुंडली में यहाँ गुरु कमजोर हो रहा है। यही बात मैंने आपके भी संतति के लिए कही है, और यही बात आपके ऊपर लागू भी हो रही है। इसका मतलब है कि हमें उसको बैलेंस करने पे ध्यान रखना चाहिए। घर में हो सके पूजा पाठ का माहौल करिए, जितना ज्यादा हो सके। कपूर की बाती भी जलाने से चीजें ठीक हो जाती हैं। हालांकि अभी आपकी कुंडली में मंगल थे, और उसके पहले जो है वो चंद्रमा थे, तो चंद्रमा भी ठीक नहीं थे। मंगल भी अब आए हैं तो वो भी कहाँ ठीक थे। अभी 22 के 11वें महीने से राहु आ जाएंगे। राहु आपकी कुंडली में जो है वो स्वग्रही है, शनि से दृष्ट है, तो बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, सामान्य ही हैं। राहु भी अच्छे नहीं है, पर शनि की दशा आपकी कुंडली के लिए अच्छी जा सकती है। इस किसी भी तरीके से राहु की दशा को काटना होगा। वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं, उसके पास किसी ग्रह का कोई बल नहीं है, इस कारण से वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। केंद्र में ना बैठे हैं, ना तो त्रिकोण में बैठे हैं। नक्षत्र शतभिका का है, इस वजह से थोड़े से सामान्य की स्थिति बन रही है। डिग्री में जो बात बन रही है उसके आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं कि वो ग्रह आपको बल दे सकता है। उसके पास बल है, उसके पास कमजोरी नहीं है, वो परिणाम दे सकता है आपके पक्ष में। अगर आप थोड़े से एक्टिव रहेंगे तो धन वो दे सकते हैं, क्योंकि वास्तव में इस कुंडली को धन की ही आवश्यकता है और प्रेम की आवश्यकता है। आप प्रेम दीजिए तभी आपको प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का होता है। यहाँ के अधिपति उसको देख रहे हैं, पर सूर्य के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार वहां पे एक कड़वापन या कठोरता आ जाती है। क्लियर है? लाभ आपका क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि अष्टम के अधिपति लाभ में बैठ रहे हैं, ये दरिद्र दोष पैदा कर देते हैं। और 12वें भाव में लग्नेश का जाना बुध के साथ, जो कि भाग्य को कमजोर कर देते हैं, भाग्य को कमजोरी मिल जाती है। वैसे आपके दाम्पत्य के बारे में कभी भी कमजोरी नहीं कहूंगा, आपके दाम्पत्य की स्थिति बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शनि बुध वहां मित्र हैं। यहाँ पे भी बुध बैठा है शुभ ग्रह की राशि में, जिसके अधिपति शुक्र जो है वो संबंध अच्छा बना रहे हैं। दाम्पत्य टूटेगा नहीं, पत्नी अच्छी है,
नौकरी वो भी कर सकती हैं, अगर उनको करवाएंगे तो उनको भी नौकरी का योग देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी मंगल और शुक्र शनि का प्रभाव, अगर उनको भी कोई काम सिलाई मशीन वगैरह या ब्यूटिशियन वगैरह या कोई भी काम अगर उनको भी करवाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा कर लेंगे। शनि मंगल का संबंध है, इस वजह से कभी कभी कठोर वो हो जाती होंगी, लेकिन उस पर ध्यान ना दे करके आप थोड़े से संतुलन पैदा करने का काम ज्यादा करिएगा। क्या मुझे मेरी संतान से सुख मिल पाएगा? मुझे 2021 में ही लड़का पैदा हुआ है। बहुत बहुत बधाई। दिसंबर 2021 में ही, बहुत बढ़िया। पर एक बात और है, संतान का सुख मिल पाएगा, वो तो सुख मिल गया, बिल्कुल है, पर यहां गुरु बैठे हैं, उसके साथ जितना ज्यादा हो सके, मित्रवत तो नहीं कहूंगा, पर प्रेम वाला भाव रखिएगा, जितना ज्यादा हो सके प्रेम करिएगा। पर उस प्रेम में इस तरीके का प्रेम पैदा ना हो कि आपको उलझा दे। आपको मुक्त भी होना है जीवन से, इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को यही बात कहता हूं, प्रेम सही है, धन कमाना सही है, पर उसमें अनुरक्ति नहीं होनी चाहिए। विरक्ति का भाव हमेशा बना करके रहे। ले जाना है ले जाओ हटाओ, ले जाना है ले जाओ हटाओ, अगर कोई मांगे तो चलो रियो कोई बात नहीं, दे दो हटाओ बंद करो, ऐसा भाव जागृत रखिए। ये रखना होगा कि धन जब त्यागने की बात आ जाए तो चलो ठीक है त्याग दिया, जीरो से शुरू थे जीरो पे आ गए, ये बात होती है। कभी जिंदगी में खुद के बल पर घर जमीन और संपत्ति बना पाऊंगा? पैसा बचता नहीं है, खर्च हो जाता है। ये चंद्रमा के पास ऐसी स्थिति बन रही है, क्योंकि उस पे शनि की दृष्टि है ना, ये बचने नहीं देते। शिव जी की पूजा करिए, शहद चढ़ाइए शिव जी को। उसके बाद व्यय भाव के अधिपति ही पंचम में बैठे हैं, इसी वजह से आपका व्यय ज्यादा हो जाता है। चंद्रमा ग्रहण में है, ग्रहण का प्रभाव है नहीं। मंगल की चौथी दृष्टि दीजिए मत किसी को। सातवीं दृष्टि भाग्य को बल देगा, पर साहस भी है आपके पास। प्रत्येक चीज को करने से में साहस और बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, दम लगा करके काम करना होगा, तब जाकर के कोई चीज पार प्राप्त होगी। दम लगाइए अपने आप को। आप कभी भी शांत नहीं बैठ सकते, कभी भी आप चित्त आपका तो चलो ठीक है जैसा भी है, क्योंकि आगे गुरु बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मैं बैठे बैठे खाऊंगा ना, वो नहीं है। आपको काम करना ही होगा, क्योंकि शनि हर जगह बैठे हैं, वो करवाएंगे और तभी खिलवाएंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में 50% का तो नहीं, पर 25% का परिणाम करेंगे। वो जहां जहां के भी अधिपति हैं, जैसे वो आपको आयु भी दे रहे हैं, और वस्तुतः यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि है तो आयु का तो मालिक बना है, पर पत्नी को भी आयु वाला बना देता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा और राहु की दृष्टि है। कई बार खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है, बहुत ज्यादा डरपोक हो जाता है, डरने वाला हो जाता है, स्वप्न में जीने वाला हो जाता है, ख्याली पुलाव पकाने वाला, सोचने वाला ज्यादा हो जाता है, और भविष्य को लेकर के हमेशा ही आशंकित रहता है, किसी न किसी समस्या से अपने आप को उलझा हुआ सा महसूस करता है, हमेशा डरा हुआ सा महसूस करता है। मकर लग्न के हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा आप गंदे प्रवृत्ति को तो नहीं पालेंगे, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है जरूर कि वो किसी को भी गलत और गंदी सलाह नहीं देता है। अपने काम से काम रखिए, किसी में ज्यादा पचड़े में नहीं पड़िएगा, ये आपकी मूल प्रवृत्ति है, ऐसा इस वजह से मैं बता रहा हूं। कुमार अवस्था के मंगल बैठेंगे जिस डिग्री पे है 18 डिग्री के। बुध जो है वो जन्म कुंडली में बाल अवस्था के होंगे, और गुरु जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो मृत प्राय हैं, 4 डिग्री के, वक्री भी हैं, इस वजह से ही वो संपूर्ण नहीं दे पा रहे। तो इस कुंडली में भी गुरु तत्व की कमजोरी है। एकादशी का व्रत, रुद्राक्ष की माला का धारण करना, रक्तचंदन की माला भी धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, तुलसी की माला भी धारण करिए, भोजन शुद्ध करिए, नॉनवेज वगैरह के बारे में बिल्कुल भी विचार मत करिए, और जितना ज्यादा हो सके दान पे प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करिए। शुक्र और गुरु आपकी कुंडली में मृत प्राय हैं। तो अब एक बात बताता हूं, ग्रंथ ज्योतिष का यह कहता है कि शुक्र और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को संपूर्ण देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी उदार मना है, और स्वयं शुक्र भी जो होते हैं वो अपना संपूर्ण दे करके दानवों को स्वयं जो है वो भगवान शिव को प्रसन्न करने चले गए थे। तो शुक्र आपकी कुंडली में दे सकते हैं, अब उनके पास बल नहीं है, इस वजह से वो नहीं दे रहे, क्योंकि पंचम भाव यश का भाव होता है। यहाँ पे भी जन्म कुंडली में वो यश भाव के अधिपति बनते हैं, यहाँ पे भी जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति और त्रिक भाव के दशम स्थान के लिए तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन लग्न और नवांश के लिए वो अच्छे बनते हैं, वो सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन वो मृत प्राय हैं, और इस वजह से ही व्यक्ति को सांसारिक सुखों का कमजोर होना। देवी दुर्गा के मंदिर का दर्शन किया करिए, अगर हो सके तो वहां पे जो पुजारी रहते हो उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा दे दिया करिए, इससे आपका अनिष्ट दूर हो जाएगा। क्लियर है? मैं वो समोसे पे चटनी वाली बात नहीं कर रहा, ये पक्की बात बता रहा हूं, ये समोसा चटनी वाली बात नहीं है, ये ग्रंथ की बात है। भरोसा नहीं है तो ज्योतिष मत देखिए, लेकिन ये करना होगा। शनि है और राहु केतु। शनि जो है वो जिस डिग्री पे बैठे हैं वो कुमार अवस्था के हैं, 50% का परिणाम करेंगे, और राहु और केतु आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम करते देखे जा रहे हैं, उनकी दृष्टि आपकी कुंडली में अच्छी जा रही है। यहां भी
यहां थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से आपको आपके मनोवृत्ति को वो अशांत करने का काम करेंगे। पर यहां पे अच्छी जा रही है, यानी कि कर्म क्षेत्र के लिए राहु ठीक होंगे और आपके ऋण वगैरह को उगाही में लाने वाला। उस समय दीजिएगा मत किसी को, आप देना मत किसी को, देंगे तो फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बहुत मजबूत भाव में तो बैठे हैं। चलो ठीक है, तृतीय भाव में पापक ग्रह का होना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ के अधिपति जो है वो अच्छे नहीं है, इस कारण से उसको बल मिल रहा है कमजोर। यहां भी वो राहु के साथ जा रहे हैं, इस कारण से ये बात बनती है। समझ में आ रही है चीजें? कुछ हल हुआ? व्यापार कौन सा करना चाहिए? मैंने कही गुरु से, शुक्र से और शनि से संबंधित आपको काम करना चाहिए। गुरु में खाने पीने का सामान भी आता है, ब्रेड बेकरी आता है, पुस्तकों का, ग्रंथ का, गीता प्रेस से संबंधित चीजें, स्कूल ड्रेस का सामान, छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल ड्रेस वगैरह जो विद्यालयों से संपर्क आप करके उसका कारोबार करते हैं। पर ये बात करने वाली बात है, क्योंकि दिमाग में क्या चीज बन रही है, जब तक ये मैं नहीं समझूंगा तब तक कुंडली को, देखिए कुंडली जो होती है वो दोनों को सामने बना करके तब जाकर के एक डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है वो मैं जो देख रहा हूं, वहां पे चंद्रमा ग्रहण में है, तो यहाँ पे भी धन भाव में उच्च के सूर्य हैं, पर वो कई बार कठोरता से आते देख रहा हूं। क्योंकि चंद्रमा जब अच्छा नहीं हो तो कई बार कुंडली के प्रत्येक पल और प्रत्येक भावों को कमजोरी मिल जाती है। तो जब तक मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करूंगा तब तक आपके इस सवाल का उत्तर मुझे देने में कठिनाई होगी कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले मुझे सुनना होगा कि आपका दिमाग कहां जा रहा है। वस्तुतः इस कुंडली से तो ये क्षेत्र बनते हैं, पर तीनों में सबसे अच्छा आपकी कुंडली में शनि का व्यवसाय ठीक रहेगा। मतलब पेंट का कारोबार भी कर सकते हैं आप, कोयले का कारोबार, कोलतार का बिजनेस भी कर सकते हैं, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का भी काम कर सकते हैं। कई बार जो होता है वो गाय और पशुधन से संबंधित भी कारोबार कर सकते हैं। तो पर ये इस पे चर्चा की आपकी स्थिति कैसी है, क्योंकि जब तक ये देखूं पर आपको ना देखूं तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो इस वजह से इसको भी देखना जरूरी होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।